नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे राधाकृष्णन के नामांकन की। और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन किया। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू और एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। नामांकन 4 सेटों में दाखिल हुआ, जिनमें से प्रत्येक पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के हस्ताक्षर हैं, जबकि बाकी सेटों में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ एनडीए नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जो गठबंधन में व्यापक सहमति को दर्शाता है। संसद भवन में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मंत्रियों और सांसदों सहित एनडीए के लगभग 160 सदस्य उपस्थित रहे। तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का नामांकन दाखिल हो गया है। अब विपक्ष के उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन होना है। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। 4 सेट में दाखिल किया गया है प्रस्ताव। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का नामांकन 4 सेट में दाखिल किया गया है। पहले सेट में प्रस्तावक नरेंद्र मोदी बने। तो गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का नामांकन दाखिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने पहले प्रस्तावक। तो 4 सेटों में नामांकन का यह प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन अभी होना है। बताया जा रहा है कि कल उनका नामांकन होगा। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन आज दाखिल हुआ है। 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रस्तावक बने। तो एनडीए से उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने आज नामांकन दाखिल किया। 4 सेट में नामांकन दाखिल किया गया है। एनडीए के तमाम बड़े नेता इस दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने में शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए के बड़े नेता इस नामांकन प्रस्ताव में शामिल हुए। और अब हम बात करेंगे, बात बड़ी सुप्रीम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आजादी के बाद से देश संविधान निर्माताओं की उस उम्मीद पर खरा उतरा है जिसमें राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य और आपसी परामर्श की व्यवस्था की कल्पना की गई थी। ये टिप्पणी 5 राज्यों, आपको बता दें, ये टिप्पणी 5 जजों की संविधान पीठ ने की है, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस BR गवई कर रहे हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़कर भी शामिल हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से पेश होकर कहा कि संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों को लेकर गहन बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि अक्सर आलोचना होती है कि राज्यपाल का पद राजनीतिक शरण लेने वालों का ठिकाना है, लेकिन असल में यह पद संवैधानिक जिम्मेदारियों और कुछ निश्चित शक्तियों से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम टिप्पणी ये सामने आई है। राज्यपाल और सरकार के रिश्तों के बीच ये टिप्पणी सामने आई। अदालत ने तल्ख सवाल इस पर पूछे। संविधान निर्माताओं का सपना हकीकत से कितना दूर है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। राज्यपाल सरकार रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है।
सरकार के रिश्ते पर सुप्रीम टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तल्ख सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आपको बता दें, सरकार और राज्यपाल के बीच रिश्तों को लेकर जो रिश्ते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। और अब हम बात करेंगे दिल्ली सीएम पर हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक उन्हें थप्पड़ मारा गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना ने, आपको बता दें, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वह मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई है। थप्पड़ वाली बात गलत है। हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपना नाम राजेश बताया है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जानने सीएम हाउस पहुंचे। यहीं पर सीएम का इलाज भी किया जा रहा है। तो तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स जिसके ऊपर आरोप है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने का आरोप है। जनसुनवाई के दौरान इस शख्स के द्वारा सीएम पर हमला किया गया। जनसुनवाई में हंगामा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की बात सामने आई है। मामूली चोटें भी मुख्यमंत्री को आई हैं, जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा है। तो बीजेपी कांग्रेस तो मुख्यमंत्री पर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप नेताओं के बयान सामने आए हैं। कहा कि 35 साल का था, उसने सीएम को कोई दस्तावेज दिया, इसके बाद कुछ कहा सुनी हुई, उसने हमला करने की कोशिश की। ये किसी ऐसी पार्टी का हो सकता है जो हताश हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो सामान्य पुरुष या महिला की सुरक्षा कैसे हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक्स पर लिखा, रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो अब हम बात करेंगे कालाबाजारी पर सरकार सख्त। तो कालाबाजारी पर सरकार सख्त है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यूरिया की किल्लत है, उसको लेकर अब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। खबर ये लखनऊ से है, जहां प्रदेश की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाए हुए सख्त कार्रवाई कर रही है और कई दुकानों को निलंबित कर एफआईआर भी दर्ज की गई। मंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में मॉनिटरिंग की जा रही है, अधिकारी सक्रिय हैं और महंगी उर्वरक बेचने वाली दुकानदारों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने खाद के अनावश्यक भंडारण से बचने की अपील की है। कृषि मंत्री के अनुसार इस वर्ष खरीफ 2025 में अब तक 42.64 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना करते हुए कहा कि 2016-17 में मात्र 22 लाख मैट्रिक टन बिक्री हुई थी, जिससे किसान परेशान थे। हालांकि के न्यूज के संवाददाता द्वारा सवाल पूछे जाने पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ असहजता देखने को मिली। रिपोर्ट के अनुसार सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और रिपोर्ट आनी भी शुरू हो गई है। रबी 2025-26 के उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने प्रारंभिक बैठक यहाँ पर की है और उसके भीतर प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,78,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2023-24 में 132,86,000 हेक्टेयर के भीतर रबी का आच्छादन हुआ था। उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कौशाम्बी में लेखपालों की दबंगई। यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील परिसर में एक बार फिर लेखपालों की दबंगई का मामला सामने आया। मत्स्य पालन पट्टा के लिए जानकारी लेने आए दलित किसान पिता पुत्र को दर्जनों लेखपालों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से पिटाई की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब इस मामले में सिराथू एसडीएम राजेश गौड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कैमरे के सामने कहा कि यह सूचना गलत है। अगर सबूत या प्रूफ है ऐसा है तो दिखाइए। यहाँ तो उल्टा ही सूचना आई है कि एक शिकायतकर्ता के द्वारा उल्टा बदमाशी की गई है। सवाल उठता है कि आखिर न्याय की कौन सुने गुहार। अब अधिकारी ही सबूत मांग रहे हैं। घटना सिराथू तहसील परिसर के लेखपाल कक्ष की है, जहां वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है चर्चित लेखपाल सुल्तान अहमद, रियाज अहमद, मुकेश पटेल और रवि विश्वकर्मा समेत कई अन्य दर्जनों लेखपाल पिता पुत्र पर हमला करते नजर आए। बताया जा रहा है कि घटना सिराथू तहसील के लेखपाल कक्ष की है। हमारा 6 तारीख को मत्स्य पालन का पट्टा हुआ था। उसके बाद पट्टे की रसीद लेने गए थे हम, तो वहाँ से रसीद हमको मिली। रसीद जहाँ पैसा जमा होता है वो साहब ने कहा कि तुम एक रिपोर्ट वहाँ से बनवा लो लेखपाल से कि वो लगती है वहाँ तालाब में पानी है कि नहीं है। दोनों आदमी हम थे, हमारा एक पार्टनर और दूसरे तालाब का पट्टा उसका रमेश नाम है। तो हम 1,000 दे के चले आए और परेशान कर रहे हैं आप 3-4 दिन से। हमारे भी पास काम है, हम यहाँ के बैठे रहें खाली किसान आदमी, हमारे पास तमाम काम है, रोज़ दौड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं हो जाएगा, ये तो तुम्हारा दौड़ना काम है। तो वो सुल्तान लेखपाल ने हमसे बहस करने लगा। हमने कहा तुम क्यों बोल रहे हो, तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारे हल्के के जो लेखपाल उनसे हम काम बात कर रहे हैं। तो वो बोला तुम मुझसे बात कर, फालतू बात मत कर। मैंने कहा तुम बात करते हो तुम ही पैसा दे दो मुझे, मैं चला जाऊँगा, नहीं काम नहीं कराऊँगा। इसी बात को होकर वो सुल्तान उठा अपनी कुर्सी से और मैं मेज के बाजू में खड़ा था बाहर, मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हमारे पिताजी पट्टा करवाए थे मत्स्य पालन का 6 तारीख को। उसके बाद कल हम लोग गए, मेरे पिताजी और हम गए आख्या बनवाने के लिए। तो आख्या बनवाने के लिए तो वहाँ पे लेखपाल साहब थे, वो रिश्वत मांग रहे थे हमारे पापा जी से। उसके बाद हमारे पापा जी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहसबाजी उनसे करने की, किस बात का रिश्वत दें। तो एक सुल्तान लेखपाल हैं, वो काफ़ी दबंग लेखपाल हैं और काफ़ी उनका राजनेताओं से और आजम खान जैसे लोगों से उनका काफ़ी संपर्क है। तो उन्होंने हमारे पापा के ऊपर सीधे हाथ उठा दिया और मारना चालू कर दिए। देखिए ये तथ्य जो आप कह रहे हैं शायद यहीं से गलत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आपके पास प्रूफ है या कुछ भी। यहाँ तो जो उल्टी ही सूचना आई है कि यहाँ लेखपाल कक्ष में जाके जो है एक शिकायतकर्ता जो आया था उसके द्वारा बदमाशी करी गई है। हालांकि जिस साथ बदमाशी करी गई उसके क्षेत्र का ना लेखपाल है ना ही उसका कोई कार्य करता है वहाँ से, और वो अभी आई है, तहरीर उसके द्वारा दिया जा रहा है थाने पे, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। और अब हम बात करेंगे कटान जारी मुश्किल भारी। सीतापुर के आपको बता दें गंजरीय क्षेत्र में सादा नदी का कटान लगातार जारी है। विकासखंड बेहटा की ग्राम पंचायत मानपुर मल्लापुर के मजरा लखनीपुर में नदी पिछले 1 सप्ताह से तेजी से कटान कर रही। इस कटान से 2 दर्जन से अधिक किसानों की कृषि योग्य भूमि और गन्ना व धान की फसलें नदी में बह गई हैं। लखनीपुर गांव का अस्तित्व अब खतरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन केवल औपचारिकता निभा रहा है। सिंचाई विभाग समय पर कटान रोधी कार्य नहीं करता। विभाग की सक्रियता केवल बाढ़ और कटान के समय ही दिखाई देती है। गाँव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। मवेशियों का टीकाकरण नहीं हुआ है और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई शिविर नहीं लगाए हैं। खाने पीने और रोजगार का संकट भी गहरा सकता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कटान रोधी कार्य, सफाई व्यवस्था, मवेशियों के टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविर लगाने की तत्काल मांग की है। अबरार अली सीतापुर से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, सीतापुर में शारदा नदी का कटान लगातार जारी है। किसानों की जमीन, फसलें हैं जो उस नदी की कटान में समा रही हैं। बीमारियां फैल रही हैं, मच्छरों का प्रकोप लोग बता रहे हैं, पशुओं के टीकाकरण जैसी तमाम समस्याएं हैं। अधिकारी जो है क्या कुछ कह रहे हैं जब लगातार लोग अधिकारियों के पास जा रहे हैं? क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? ये आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर से संबोध के पास के दर्जनों ऐसे गांव हैं, किसान हैं
जो घाघरा के कटान से पीड़ित हैं और लगातार घाघरा इस पर कटान भी कर रही है। इसी को लेकर जो गांधी क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो कटान है वो रोका जाए और इसको लेकर जो मवेशियों के लिए है उसके लिए भी टीकाकरण का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा जो लोग हैं वहाँ से वो भी बीमार हो रहे हैं कि मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य टीम भी वहाँ पर नहीं लगाई गई है और स्वास्थ्य टीम अगर लगा दी जाए तो वहाँ पर गाँव के लोग हैं तो वहाँ पर दवाई ले सकें, क्योंकि उनको काफी दूर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं लेकिन वहां पर लोगों तक की मदद नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल अपराध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कृषि योग्य भूमि, गन्ना व धान की फसलें नदी में बह रही हैं। तत्काल स्वास्थ्य बिल लगाने की किसानों की मांग है। किसान इस बहती अपनी फसल को मूक दर्शक की तरह बना देख रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।